हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 6 दिसंबर। आज के दिन मैं जो आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, 3 आर्टिकल होंगे इंडियन एक्सप्रेस के। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं, ये देखेंगे कि 2021 के अंदर किस तरीके से दुनिया भर की जो आर्म्स कंपनीज हैं वेपन बेचने वाली, वो कैसे ग्रो होगी। फिर दूसरा हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं, जो धारावी है दोस्तों जगह मुंबई के अंदर, वो कैसे रीडेवलप होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं रहने वाला है, यहाँ पे राज्य अभिषेक की बात करी जा रही है। ओके, उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे राज्य अभिषेक हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के इस वर्ड को यूज़ किया है। आप लोग को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर दैट कि इसका इंग्लिश वर्जन क्या, मतलब राज्य अभिषेक को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक जाते जाते तो मैं आपको खुद बता दूंगा। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है इस टाइम पे 0% की ईएमआई की फैसिलिटी, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही 12 दिसंबर से आप लोग के लिए सीसीटी क्लासेस चालू हो जाएंगी, जिसका बेनिफिट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग इसमें एनरोल करके बेनिफिट ले सकते हैं। ईपीएफओ भी लाइव हो चुका है, फायदा जरूर उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर की जो वेपन्स वाली कंपनी है, जो वेपन बेचती हैं, उनका जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रोथ है, बेसिकली वो हमें देखने को मिली है। अब सीधे चलते हैं और देखते हैं हम लोग अपने डेटास की तरफ। सबसे पहला डेटा आता है दोस्तों, यहाँ पे बात करी गई है कि $592 बिलियन की कीमत के आप कह सकते हैं आर्म्स और मिलिट्री सर्विसेज को सोल्ड किया गया है बाय दी 100 लार्जेस्ट कंपनीज। दुनिया भर में आप कह सकते हैं जो 100 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बेचे हैं आर्म्स और मिलिट्री सर्विसेज को। ओके, यहाँ पे बता दूं कि ये जो आप कह सकते हैं पूरा डेटा हमारे पास आया है, ये आया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिप्री। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी कवर करी हुई है, जहाँ पे मैंने सिप्री के बारे में डिस्कस किया है, क्या है ये, क्या है ये, तो सब कुछ अच्छे से मैंने समझाया आपको, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सेकंड दोस्तों हमारा डेटा आता है कि हमें यहाँ पे चीज़ जो देखने को मिली है वो बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि लगातार मैं बता दूं आप लोग को 7th स्ट्रेट ईयर हमें यहाँ देखने को मिले हैं, जहाँ पे जो सेल्स है आप कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका क्या मतलब है कि आप कह सकते हैं लगातार ये 7वां बार आप कह सकते हैं साल ऐसा आया है जहाँ पे जो वेपन्स की सेल है ये बढ़ती ही गई है। ओके, ये आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली जो रेट ऑफ ग्रोथ दोस्तों 2020-21 के अंदर, और अगर मैं बताऊँ आपको आप 19 और 20 में, ओके, ये जो फर्क मिलता है हमें वो मिलता है 1.1% का, जो कि 19 और 20 में था, अब ये बढ़ गया। ओके, एक और बात ये भी है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक भी हुआ था, तो उसके हिसाब से भी अगर हम बताएं आपको तो 3.7% का जो हमें ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो डेटा है वो देखने को मिलता है। सप्लाई चेन पे यहाँ पे इश्यूज भी आए, आप लोगों को पता है पेंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शन हुआ, पेंडेमिक हुआ, बहुत दिक्कत आई, दुनिया भर में जो शिपिंग थी, जो शॉर्टेज थे वाइटल कंपोनेंट्स के, वो दिक्कत आई, इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों जो वेपन की इंडस्ट्री है इस पर भी। ऑब्वियसली हर अगर इंडस्ट्री पे पड़ा है तो इस पर भी पड़ा है। आपको पता है रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को फरवरी 2022 के अंदर, उसने यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को ऐड कर दिया सप्लाई चेन के चैलेंजेस को, ये भी बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, उसके बावजूद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स है ये बहुत अच्छी हुई है। सिप्री एक बता दूं मैं आपको, यहाँ पे स्टॉकहोम मतलब कि कह सकते हैं स्वीडन में है, और ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसका काम ही यही है कि ये यहाँ पे रिसर्च करती है कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स हो गए, आर्म्स कंट्रोल हो गए, डिसआर्ममेंट हो गए, और यहाँ पे कह सकते हैं जो भी इनसे बातें रिलेटेड है वेपन वगैरह से, वो ये लोग ध्यान रखती हैं। साथ ही ये लोग ग्लोबल सिक्योरिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी देखती है। यूएस की कंपनीज हैं, इन्होंने यहाँ पे बता दूं मैं 40 ऐसी यूएस की कंपनी है जिन्होंने टोटल यहाँ पे $299 बिलियन का जो ग्रोथ है या फिर जो इतना पैसा ही कमाया था 2021 के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों बता दूं कि केवल एक ऐसा रीजन है जहां पे जो आर्म्स की सेल है यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हमें देखने मिला विद 2020। ओके, 2021 में ठीक था, लेकिन कंपैरेटिवली कम था थोड़ा सा, 0.8% यहाँ पे रियल टर्म डिक्लाइन हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग 2021 में। ओके, कुछ यहाँ पे दोस्तों यूरोपियन फर्म्स भी हैं। 2021 में दोस्तों 27 बता दूं टॉप 100 में से 27 आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर हैं यूरोप के अंदर उनके, और इनकी कंबाइंड अगर हम लोग सेल की बात करें तो ये 4.2% तक इंक्रीज होगी कंपैरेटिवली 2020, और ये पहुंच चुकी हैं $123 बिलियन की। ये पैसा दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं बताऊं आपको बेसिकली इतना पैसा भारत में आ जाएगा तो भारत की दशा बदल जाएगी, इतना पैसा है ये। मिलिट्री एरोस्पेस में भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लूज हमें देखने को मिला 2021 के अंदर। ओके, और इन्होंने वही बताया रीजन बेसिकली क्यों, क्योंकि सप्लाई चेन में दिक्कतें आई थी, इसी वजह से दिक्कत आई। डेसॉल्ट एविएशन आप लोग को पता होगा, इसका जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये डेसॉल्ट एविएशन कहाँ पे आपने पहले भी सुना था, और भारत का बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं भारत का और इसका बहुत बड़ा इंटररिलेशन है, तो इसको भी आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। आर्म सेल ने दोस्तों इंक्रीज किया 59% का, और ये पहुंच गया आप कह सकते हैं $6.3 बिलियन का 2021 के अंदर। इंडिया ने परचेज किए थे
36 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रॉम डसॉल्ट। यही बात थी जो कि आप कह सकते हैं आगे आपको बता भी दी मैंने। तो अगर नहीं पता था आप लोग को तो यही बात थी जो मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे पता नहीं था यहाँ पे आ जाएगी तो आ गई, लेकिन आप लोग समझ जाइए। अब अगला आर्टिकल आता है दोस्तों धारावी के बारे में। हम लोग मोटे मोटे तौर पे लेते हुए चलेंगे कि आखिर क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, अडानी कैसे काम करने वाला है। बहुत डिटेल नहीं जाना हमें ओवरव्यू चाहिए। अच्छा आर्टिकल था, बहुत बड़ा इसने पेज कवर किया हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इसको भी डिस्कस करें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, लास्ट वीक 20,000 करोड़ यहाँ पे बोले हैं देने की बात करी गई है धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ये पूरे तरीके से यहाँ पे रीडेवलप करेगा दुनिया का या फिर आप कह सकते हैं एशिया का सबसे ज़्यादा जो डेंस्ट अर्बन हैबिटेशन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, और इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं डेंसिटी वाली यहाँ पे जगह है जो कि आप कह सकते हैं पूरे एशिया में इसका नाम चलता है। तो धारावी को चेंज करना जरूरी है। मैं बता दूं आप लोगों को कई डिकेड से इस काम का चल रहा है कि बेसिकली इसको लेके आया जाएगा नहीं आया जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे इसको 20,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। प्रोजेक्ट क्या है आप लोग को बता दूं मैं, धारावी जो जगह है बेसिकली मुंबई में, मुंबई का हार्ट कहा जाता है धारावी को। इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा स्लम भी हैं और हर चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ओके, जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर इंडिया के रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखेंगे, जैसे बैंड्रा कुल्ड्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, जहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेज हैं, ये सब बहुत प्रीमियम जगह हैं और हमारी कंट्री के सबसे पॉश एरिया में से एक है दोस्तों। पर धारावी जो जगह मैं बताएं आपको, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लम वाला एरिया है। यहाँ पे इनफॉर्मल लेदर और पॉटरी इंडस्ट्री चलती रहती है जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है लाखों लोगों को। और इनली दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि इसके अंदर रीसेटलिंग है 68,000 पीपल की। ओके, स्लम वगैरह सब कुछ मिला के, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब कुछ मिला के। ओके, साथ ही एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है आपके जितने जो जगह है, इस पूरे स्टेट के 300 स्क्वायर फीट हाउसेज हैं जो कि फ्री हैं रेजिडेंट के लिए। और इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो कि स्लम स्ट्रक्चर से अलग हैं। ओके, 2002 के अंदर ये बात थी। जो पैसे दोस्तों इन सेटल्ड धारावी के, ये आप कह सकते हैं हमें देखने को मिलते हैं आगे बढ़े 2000 से लेकर 2011 तक। तो थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट था ये 2000 से आप मान सकते हैं कि हमें न्यूज़ में देखने को मिला, उस तक आप कह सकते हैं कि न्यूज़ में ये तभी से था कि हमें यहाँ पे काम करना है, रीसेटलमेंट करना है लोगों का, जो वहाँ रह रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करना है बेसिकली। पर अब जाके आप कह सकते हैं इसका जो पैसा ये दिया गया है। अडानी ग्रुप का क्या काम है, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत में बन रहा होता है ना, तो इसके लिए क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, जो बड़ी बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है जिनका नाम है, आप कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, वो लोग यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस में आती हैं। इसी तरीके से एक बिडिंग प्रोसेस में ये आई और इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं बिडर लगाया और अडानी साहब ने इसे जीत लिया। आप लोग को पता होगा जिस तरीके से यहाँ पे डीएलएफ ग्रुप भी है वो भी आता है, लेकिन अडानी साहब लेके आते हैं 5,069 करोड़ का और डीएलएफ वाले आप कह सकते हैं लेके आते हैं 2025 करोड़ पे। जो एंटायर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों वो 20,000 करोड़ का है। ओके, विनिंग जो आप कह सकते हैं वो रही हाईएस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की जो कि दिखाई गई थी। ओके, जिस तरीके से आपके अडानी साहब लेके आते हैं। अडानी साहब ने ये भी बोला कि यह काम आप कह सकते हैं काम करेंगे वर्क आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसके बाद ही काम करेंगे। और ये यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे 80% इक्विटी। स्टेट दोस्तों यहाँ पे होल्ड कर रही होगी 20% इक्विटी। तो इस तरीके से अडानी और जो आप कहते हैं स्टेट है, ये साथ मिलकर इस पूरे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें काम करने वाली है। ये लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्री हाउसिंग फॉर ऑल दी एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि इसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो यहाँ पे उन्हीं जगहों पे डेवलप करने वाले हैं। कमर्शियली दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है जिस एरिया को। ओके, और उसको यहाँ पे बेचा जाएगा ओपन मार्केट के अंदर। तो जो लोग यहाँ आप कह सकते हैं कि जिनका इंटरेस्ट है बेसिकली धारावी की उन जगहों पे जो कि यूज में नहीं आ रही हैं, तो वो लोग भी आप कह सकते हैं खरीद सकते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं एज पर जो भी खरीदेगा उसको उसके हिसाब से। एक और बात दोस्तों, जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे 17 ईयर्स लग जाएंगे कंप्लीट होने में। अगर हम लोग बात करें इसके रिहेबिलिटाइजेशन के बारे में, तो जो भी स्पेस यहाँ पे लिया जाएगा वो लगभग 7 से 8 मिलियन स्क्वायर फीट का है और लगभग यहाँ पे 2 से 3 लाख स्क्वायर फीट जो है वो अवेलेबल रहेंगे फॉर द कमर्शियल या फिर सेल कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो सामान मतलब जो जगह बेची जाएगी वो लगभग 2 से 3 लाख स्क्वायर फीट रहने वाली है। ओके, एक और बात दोस्तों बता दूं, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं SVR श्रीनिवास स्पेशल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में से एक है दोस्तों। ऑब्वियसली बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डेंस एरिया है, तो ये बहुत बड़ी भी जगह है और इतना बड़ा आप कह सकते हैं काम को खुद करना, ये खुद में बहुत बड़ा विजन है। और आप कह सकते हैं हो सकता है कि हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता हुआ दिखाई दे सकता है इन जगहों पे। अब अगर बात करें हम लोगों जो वहाँ रह रहे हैं उनको कहाँ रखा जाएगा, अगर वहाँ काम चल रहा होगा तो वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। देखिए, जो सर्वे हुआ बेसिकली सर्वे चेक किया कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, 1 लाख लोग की बात बताई गई वहाँ पे कि जो नंबर्स हमें दिए हैं
वो लगभग 1 लाख लोगों तक है। इनमें बताया गया, आप बता दूं मैं, कि लगभग 30 से 40 हज़ार जो हैं वो इन एलिजिबल है वहाँ रहने के। जो एलिजिबल यहाँ पे टेंटेंट्स है बेसिकली, वो यहाँ पे स्टे करेंगे धारावी में, जो कि पहले से ही रहते आए थे 2000 से, जो पहले से रहते हुए आ रहे हैं ना, उनको यहाँ रखा जाएगा। बाकी मैं बता दूं यहाँ पे 14,000 जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। 5% जो है दोस्तों उनमें से एस्टिमेट बताया जाए कि वो इन एलिजिबल हैं। तो देखिए, एक और बात आपको मैं इंटरेस्टिंग यहाँ बताना चाहूंगा, सरकार उन चीज़ों पे ही ध्यान देती है जो कि सरकार के अंडर में आती हैं। कोई भी यहाँ पे इन एलिजिबल जगह, कोई भी यहाँ पे इलीगल जगह, उसके बारे में सरकार की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे इन एलिजिबल टेनेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं बेसिकली, उन्हें यहाँ पे हाउस वगैरह और कमर्शियल यूनिट्स दी जाएगी, पर धारावी के पास में, धारावी में नहीं दी जाएगी, धारावी के पास में दी जाएगी। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। प्रोजेक्ट का पहला पर्पस क्या है? लेकिन 1999 के अंदर बीजेपी सेना जब गवर्नमेंट आती है, उसने पहली बार प्रपोज किया था रीडेवलप धारावी को। 2003 और 4 के दौरान यहाँ पे फर्म ने पूरे तरीके से रीडेवलप धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान्ड टाउनशिप के अंदर बताया कि इसका एक काम यही किया जाएगा। फिर दोस्तों डिसाइड किया गया कि जो डेवलप है धारावी का, उसके लिए लैंड जो यूज होने वाली है, जो रिसोर्स वहाँ पे आप कह सकते हैं आने वाले हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या रहेगी। प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पे सेल कंपोनेंट के बेसिस पे लाया गया और स्लम रिहेबिटाइजेशन स्कीम के तहत यहाँ पे काम को करा गया। एक और बात, 2011 के अंदर जो गवर्नमेंट है इसने कैंसिल करा था हर एक टेंडर और एक और नया आप कह सकते हैं मास्टर प्लान लेके आए। 2018 के अंदर जब बीजेपी और सेना की गवर्नमेंट बनती है, उन्होंने फॉर्म करा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर धारावी और नोटिफाई किया गया कि अब यहाँ पे कह सकते हैं जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको काम में लाया जाएगा। अब इतने मतलब 2018 को तो आ गया, पर तब भी आप कह सकते हैं डिले आया। तो वो डिले इसलिए था, 2016 के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, वो प्रिपेयर कर जाती है ड्यूरिंग दी देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट थी वहाँ पे। नवंबर 2018 के अंदर फडणवीस गवर्नमेंट को अप्रूव मिला नए मॉडल के लिए, जो कि इस स्लम का रीडेवलपमेंट है, पूरे तरीके से काम हुआ इसमें। ओके, एक और बात दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं कि जो दुबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सिकलिंक थी, सिकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी आप कितने सक्सेसफुली बाइडिंग भी कर ली इसकी जनवरी 2019 के अंदर, अगेंस्ट अडानी के खिलाफ ही कर ली थी, लेकिन उन्हें अवार्ड मतलब उन्हें यहाँ पे बेसिकली टेंडर नहीं दिया गया। ओके, और बता दूं मैं, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड थी रेलवे लैंड वगैरह, तो इसलिए ये बोला गया। 2020 अक्टूबर के अंदर उद्धव ठाकरे साहब, जो कि महाराष्ट्र विकास अगाड़ी गवर्नमेंट वाले, वो आते हैं, उन्होंने आप कह सकते हैं कैंसिल किया टेंडर को और एक नए टेंडर की बात करी। MVA जो है दोस्तों गवर्नमेंट ने, इन्होंने यहाँ पे बोला, एलिगेशन भी लगाया था कि वन ऑफ द रीजन क्यों इन्होंने ये किया वो इसलिए किया क्योंकि सेंटर के द्वारा ये डिले हो रही थी और इन्हें यहाँ पे डिले नहीं करना था और वो ट्रांसफर कर रहे थे अपने रेलवे लैंड को। इस तरीके की यहाँ पे बातें हमें देखने को मिली और यही तरीके से इसमें भी डिले आया था। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ पता लगा होगा बेसिकली कैसे कैसे करके ये काम आया है और क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम आई। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अगली बात करते हैं सेंट एडवर्ड्स क्राउन के बारे में। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे राज्याभिषेक की बात करी जा रही है। ब्रिटेन रॉयल फैमिली ने सैटरडे को यहाँ पे आप कह सकते हैं अनाउंस किया किंग चार्ल्स III के लिए कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं थ्रोन पे आएंगे इन सितंबर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, जो कि क्वीन एलिजाबेथ II थी। आपको पता होगा कि उनकी डेथ के बाद जो उनके बेटे हैं बेसिकली वो आए सामने। अब देखिए यहाँ पे उनके राज्याभिषेक की बात करी जा रही है और बोला गया है कि ये होगा 6 मई 2023 को एट लंदन्स वेस्टमिनिस्टर अबे के अंदर। जो गैप है दोस्तों बताया गया है वो आप कह सकते हैं जो प्रीवियस मोनार्क और यहाँ पे कह सकते हैं उनके जो बीच में उनका आप कह सकते हैं राज्याभिषेक के बीच में है, वो आप कह सकते हैं विटनेस करेगा इवन ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथ कॉरोनेशन, जो कि हुआ था 1953 के दौरान, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ओके, तो इसीलिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा गैप दिया गया है। अब ये किस तरीके से क्राउन रहने वाला है, देखिए बताओ मैं आपको। रॉयल फैमिली के हिसाब से जो सेंट एडवर्ड है उनका जो क्राउन है वो क्राउन हिस्टोरिकली यूज किया जाता है एज अ मूवमेंट ऑफ कॉरोनेशन। और बोला गया है कि उनके मजिस्ट्रेट जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके कॉरोनेशन के बाद, मतलब कि एठर जब 1973 में इनको यहाँ पे मिला था ये एंड 53 के अंदर, तभी भी ऐसे ही कुछ हुआ था। बता दूं चार्ल्स II जो थे 1661 में आए, उनको रिप्लेस किया गया फॉर द मिडिवल क्राउन, जो कि आया आप कह सकते हैं 1649 के अंदर। ओके, ओरिजिनली दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि 11वीं सेंचुरी के अंदर रॉयल सीड हैं बेसिकली एडवर्ड साहब, उन्होंने यहाँ पे कन्फेशन करते हुए बोला था और लास्ट यहाँ पे एंग्लो सैक्सोन्स किंग बनते हैं इंग्लैंड के। इसके बाद यहाँ पे किसने रिजाइन आया, बहुत कुछ आया, पर इसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे कि जो रिगेलिया है उनका कॉरोनेशन चेयर हुआ, जो कि आप कह सकते हैं हर 1300 से चलता हुआ आ रहा है। ओके, दो यहाँ पे जो रॉयल मेल्स हैं 3 स्क्वाड्स होगी आपकी बेसिकली, और जो सेंट एडवर्ड्स के स्टाफ हैं ये सब दिए जाते हैं एज अ कॉरोनेशन। इस तरीके से काम रहने वाला है। तो क्राउन तो आप जो आपको दिख रहा है फोटो में ये तो दिया जाता है, पर उसके साथ साथ उन्हें काफ़ी कुछ भी दिया जाता है, वो पावर सब कुछ रहती है इनके अंदर। ओके, यहाँ बता दूं मैं आपको यहाँ पे जो इंपीरियल स्टेट क्राउन है वो क्या है। तो देखिए जो एक मैग्निफिसेंट इंपीरियल स्टेट क्राउन है उसे आप कितना पहना जाता है बाय दी मोनार्क
एट द एंड ऑफ द कोरोनेशन सेरेमनी, उसके बाद ये पहन लेते हैं। और फॉर्मर जो ओकेजन होता है, जैसे कि स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट हो गया, रिमाइंडिंग हो गया, क्राउन ज्वेल्स का, उनके वर्किंग कलेक्शन में उनको रखा जाता है और वो लोग उसको इस तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। आपको पता होगा बेसिकली कोहिनूर, इसका नाम बहुत सुना है आप लोगों ने। तो कोहिनूर जो है वो एक और क्राउन में है जो कि क्यून कंसॉर्ट कैमेलिया का रहता है। उसको यहाँ पे सेरेमनी के दौरान पे ही आप कह सकते हैं पहना जाता है, ऑल्दो उसको यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि वो पहना जाएगा नहीं पहना जाएगा, पर हाँ आप लोग जान सकते हैं कि वो कोहिनूर जो है वो भी पहना जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हर एक क्राउन की अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, और हर एक क्राउन जो है दोस्तों वो एक अलग यहाँ पे जो मनार्क है उन्हें दिखाता है, उन्हें उनका सिंबल बताता है, और जो लोग उन्हें पहनते हैं उनका भी नाम फिर अलग तरीके से दिया जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या काम है, किस तरीके से ये पहना जाता है और कौन एलिजिबल है। अभी पता चल गया आपको कि अगले साल होने वाला है यहाँ पे 6 मई 2023 को कोरोनेशन सेरेमनी देखा जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहती है इनकी और बहुत भव्य यहाँ पे प्रोग्राम भी रहता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।